नमस्कार। आज तारीख 7 जुलाई, दिन सोमवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप। मेरा नाम है पूनम ऋतु सेन और मैं हाजिर हूँ देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। शुरुआत करते हैं देश भर में चले आ रहे मॉनसून की भारी बारिश से मचे कोहराम से। उत्तराखंड में उत्तराकाशी के यमुनोत्री हाईवे पर ओजरी इलाके में एक पुल बह गया, जिससे आसपास के क्षेत्रों का सड़क संपर्क टूट गया है। वहीं लैंडस्लाइड के कारण बद्रीनाथ हाईवे को बंद कराया गया है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के शहडोल में 24 घंटे में 4 इंच की बारिश ने तबाही मचा दी, जिससे 3000 से ज्यादा घरों में पानी घुस गया और अस्पताल में पानी भरने से मरीजों को शिफ्ट कराना पड़ा। वहीं रेलवे ट्रैक डूबने से 4 घंटे तक ट्रेनें रुकी रहीं। इसके अलावा राजस्थान के झुंझुनू में बाघोली नदी के तेज बहाव ने नेशनल हाईवे 52 से जुड़ी सड़क को बहा दिया, जबकि सीकर में सड़कें और नाले उफान पर हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में 20 जून से 6 जुलाई तक 19 बार बादल फटने, 23 बार बाढ़ और 19 लैंडस्लाइड की घटनाओं ने 269 सड़कों को बंद कर दिया और बारिश से जुड़े हादसों में अब तक 82 लोगों की जान चली गई। अब बात ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुए ब्रिक्स सम्मेलन की। 17वें सम्मेलन में 31 पेज और 126 बिंदुओं के ज्वाइंट घोषणा पत्र में पहलगाम आतंकी हमले और ईरान पर इजरायली हमलों की कड़ी निंदा की गई है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहलगाम हमला पूरी मानवता पर हमला है और आतंकवाद की निंदा सिद्धांत होनी चाहिए, न कि सुविधा। उन्होंने 20वीं सदी की वैश्विक संस्थाओं को 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए अपडेट करने, ब्रिक्स की विविधता को ताकत बताने, न्यू डेवलपमेंट बैंक में सोच समझ कर निवेश और विज्ञान रिसर्च के लिए कॉमन प्लेटफॉर्म की वकालत की। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स से जुड़ने वाले देशों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ की धमकी दी, जिसके जवाब में ब्रिक्स ने WTO के नियमों के खिलाफ बढ़ते टैरिफ को वैश्विक व्यापार के लिए खतरा बताया। अब सुनिए बड़ा अपडेट मुंबई हमले से जुड़ा। 26/11 आतंकी हमले के समय आतंकी तहव्वुर राणा मुंबई में मौजूद था। ये सनसनीखेज खुलासा उसने NIA की पूछताछ में किया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार राणा ने कबूल किया कि वह पाकिस्तानी सेना का एजेंट था और उसने लश्कर-ए-तैयबा के साथ पाकिस्तान में कई ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। उसने यह भी बताया कि लश्कर एक जासूसी नेटवर्क की तरह काम करता है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच अब राणा को गिरफ्तार कर रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। फिलहाल राणा NIA की न्यायिक हिरासत में है, जिसे दिल्ली की एक अदालत ने 9 जुलाई तक बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि राणा को अक्टूबर 2009 में अमेरिका के शिकागो में FBI ने गिरफ्तार किया था और 10 अप्रैल को उसे विशेष विमान से भारत लाया गया है। वहीं आज छत्तीसगढ़ के 2 जगहों पर सियासी हलचल देखने को मिली। दोनों बड़े पार्टियों कांग्रेस और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ में मौजूद रहे। अंबिकापुर के मैनपाट में 3 दिवसीय भाजपा के प्रशिक्षण शिविर का आज पहला दिन रहा। शिविर का शुभारंभ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने किया। इस प्रशिक्षण शिविर में नेताओं को सरकारी कामकाज योजना से जुड़ी ट्रेनिंग दी जाएगी। जनता से नेता कैसे कनेक्ट रहे, इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। शिविर में जिन विधायकों और सांसदों को आमंत्रित किया गया है, उन्हें शिविर में मोबाइल लेकर जाने पर प्रतिबंध होगा। दूसरी तरफ राजधानी रायपुर में आज कांग्रेस किसान जवान और संविधान जनसभा हुई। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कांग्रेस के सभी बड़े नेता मौजूद रहे और भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसके अलावा कांग्रेस भवन में 2 महत्वपूर्ण बैठकें हुई। माना जा रहा है कि इस बैठक में आगामी रणनीति, संगठनात्मक गतिविधियां और राजनीतिक हालातों पर चर्चा हुई है। अब बात भारत चीन की। 6 जुलाई को अपने जन्मदिन के मौके पर तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने अपने उत्तराधिकारी के चयन को लेकर बड़ा ऐलान किया, जिससे चीन नाराज है। चीन ने फिर दोहराया कि दलाई लामा को उत्तराधिकारी चुनने का अधिकार नहीं है। इस बढ़ते विवाद के बीच भारत से एक और बड़ी खबर सामने आई है। भारत में दलाई लामा को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की मांग तेज हो गई है। ऑल पार्टी फोरम के 80 सांसदों ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं और जल्द ही इसे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को भेजा जा सकता है। गौरतलब है कि दलाई लामा 1959 से तिब्बत से निर्वासित होकर भारत में रह रहे हैं और धर्मशाला से अपने निर्वासित सरकार चलाते हैं, लेकिन वे भारतीय नागरिक नहीं हैं। फिर भी इतिहास में 3 गैर भारतीयों खान अब्दुल गफ्फार खान, नेल्सन मंडेला और मदर टेरेसा को भारत रत्न दिया जा चुका है। हालांकि मदर टेरेसा ने बाद में भारतीय नागरिकता ले ली थी। इधर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर मिले अधचले नोटों के मामले में तुरंत FIR दर्ज कराने की मांग की है। उन्होंने NUALS यूनिवर्सिटी के एक सेमिनार में कहा
कि ये मामला न केवल चिंताजनक है बल्कि न्यायपालिका की नींव को हिला सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नई पार्टी बनाने पर अपने दोस्त अरबपति कारोबारी इलॉन मस्क का मजाक उड़ाया है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें दुख हो रहा है कि इलॉन मस्क पूरी तरह पटरी से उतर चुके हैं और पिछले 5 हफ्तों में एक बेकाबू ट्रेन जैसे हो गए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर ट्रंप ने कहा कि मस्क अब अमेरिका में तीसरी राजनीतिक पार्टी शुरू करना चाहते हैं जो इतिहास में कभी सफल नहीं रही है। दरअसल अरबपति बिजनेसमैन इलॉन मस्क ने शनिवार को अमेरिका में एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने का ऐलान किया था। उन्होंने इसका नाम अमेरिका पार्टी रखा है। वहीं तुर्की की ग्राउंड हैंडलिंग और कार्गो सर्विस कंपनी सेलेबी एविएशन की याचिका को आज दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। याचिका में कंपनी ने अपनी सुरक्षा मंजूरी रद्द करने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती दी थी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाले से सेलेबी की मंजूरी रद्द की थी। सेलेबी एविएशन तुर्की की एविएशन इंडस्ट्री में पहली निजी स्वामित्व वाली ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस कंपनी है। 1958 में स्थापित कंपनी आज दुनिया भर में 70 स्टेशनों पर काम करती है। सेलेबी भारत में दिल्ली, कोचीन, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई और गोवा समेत 9 हवाई अड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज देता है। मंजूरी रद्द होने के बाद सेलेबी एविएशन इंडिया ने कहा था कि हम किसी भी मानक से तुर्की की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और किसी भी विदेशी सरकार या व्यक्तियों के साथ हमारा कोई राजनीतिक संबंध नहीं है। अब सुनिए बड़ा खुलासा राफेल पर। फ्रांसीसी मिलिट्री और खुफिया अधिकारियों ने ये दावा किया है कि मई में भारत पाकिस्तान के 4 दिवसीय संघर्ष के दौरान चीन ने अपने दूतावासों का इस्तेमाल कर राफेल फाइटर जेट की छवि खराब करने की कोशिश की। फ्रांस की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन के डिफेंस अताशे ने राफेल की बिक्री को नुकसान पहुंचाने और इंडोनेशिया जैसे खरीदार देशों को प्रभावित करने की साजिश रची। रिपोर्ट के मुताबिक चीन और पाकिस्तान ने AI जनरेटेड कंटेंट, फर्जी फोटोज और वीडियो गेम फुटेज के जरिए सोशल मीडिया पर राफेल को बदनाम किया। इस दौरान 1000 से ज्यादा नए अकाउंट्स बनाए गए जो चीनी टेक्निक को बेहतर बता रहे थे। पाकिस्तान ने ये दावा किया था कि उसने 3 राफेल समेत 5 भारतीय जेट गिराए हैं, लेकिन भारत के CDS अनिल चौहान ने चीन के इन आरोपों और पाकिस्तान के आरोपों को अफवाह बताकर खारिज कर दिया था। अब खबर जरा हटके में सुनिए वियतनाम के डोंग टैन स्नेक फार्म की खबर। जिस तरह से कई एकड़ जमीन में आम या लीची की खेती की जाती है, उसी तरह यहाँ पेड़ों पर सिर्फ और सिर्फ सांप नजर आते हैं। इसे सांप का बगीचा भी कहा जाता है। दरअसल इसके पीछे की खास वजह है, इस फार्म में पैदा होने वाले सांपों से कई तरह की दवाइयाँ बनाई जाती है। इस फार्म में औषधि सामग्री भी उगाई जाती है। जानकारी के मुताबिक यहाँ 400 से अधिक प्रकार के जहरीले सांप मौजूद हैं। इनके जहर से दवाइयाँ बनाई जाती हैं। इनके जहर को काटने के लिए एंटीडोज भी बनाए जाते हैं। डोंग टैन स्नेक फार्म में हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। उनके लिए सांप का बगीचा हैरत की बात है। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नए खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in। YouTube के अलावा हमारे पेज को X, Facebook और Instagram पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।